पहले 11 12 के ही थे। तो कॉइन कल सिखा दिया कैसे कॉइन लटते पलटते हैं। यस सर। आगे की बात आती है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। ऑन कर दीजिएगा। ये वाला चैप्टर तो हमारे स्कूल में लगभग खत्म ही हो गया। रीजनिंग गॉगल्स लायो तेजस। अरे इनका तो आवाज ही पूरा चलो। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का मतलब है, जरा चेक करो कि मान लो अगर 40 किलोमीटर कोई व्यक्ति 1 घंटे में जाता है, 1 आवर में कार से मूव कर रहा है और उसे 40 किलोमीटर जाना है तो उसे 1 आवर लगता है। तो क्या मुझे बताएंगे कि 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 2 आवर्स लगेगा। और इसी तरह से 120 किलोमीटर जाएगा तो 3 आवर्स लगेगा। अगर हम x को माने डिस्टेंस, क्या माने डिस्टेंस, और y को माने टाइम, x को क्या ले लिया जाए डिस्टेंस और y को क्या ले लिया जाए टाइम। तो मुझे बताओ डिस्टेंस अगर 40 किलोमीटर है तो टाइम कितना लगा? 1 आवर। अगर डिस्टेंस 80 किलोमीटर है 2 आवर्स। 2 आवर और 120 किलोमीटर है 3 आवर्स। 3 आवर्स और 240 है तो कितना है? 46 hours। जस्ट इसका 6 आवर्स हो गया। 24 लिखा है आपने। 240 किलोमीटर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो एक ही स्पीड से जा रहा है तभी तो आप ये सब बता पा रहे हैं। यस सर। वो अपनी कार की स्पीड तो बदल नहीं रहा है। और ये तुम मुझे बता दो शिवांग कि डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फार्मूला होता है? स्पीड का होता है। ये पता है आप लोगों को? यस सर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फार्मूला है? स्पीड का। स्पीड। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो x अपॉन y है वही स्पीड है? यस सर। यानी यहाँ स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम x अपॉन y होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी आप इसे x by y कहना चाहते हो। और ये मुझे बताओ क्या x के बढ़ने से y बढ़ रहा है? डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्या y बढ़ रहा है? इस चीज को कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? सर डिस्टेंस नीचे टाइम लिखना है। सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलो इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर आल्सो इंक्रीजेस देन in same proportion, then it is called direct proportion. If one physical quantity क्या होती है? जिसे तुम मीजर कर सकते हो किलोमीटर में, मास में, केजी में, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड increases then other also increases अदृत, तब उसे तुम क्या कहोगे? Then it is called, और ये चैप्टर भी प्रोपोर्शनल रीजनिंग का है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। मेरे कहने का मतलब है अदृत। If x increases then y also increases। चेक करो, समझे सुमन? डिस्टेंस ज्यादा चलनी है, यहाँ से तुमको केरला जाना है तो क्या समय ज्यादा लगेगा, और ये जयपुर ही जाना है तो कम लगेगा। नहीं तो कहाँ से If x increases, this implies y also increases। क्या तुम इसका ये मतलब समझ रहे हो अदृत कि if x decreases, अच्छा मतलब कम डिस्टेंस चलोगे तो कम y भी लगेगा। अच्छी बात है। चेक करो, यदि ये x1 है तो ये क्या कहलाएगा? y1। यदि ये x2 है तो क्या कहलाएगा? 2।
और ये x3 है और ये x4 है y4। अब जरा तुम मुझे ये बताओ कि x1 by y1 कितना है? दैट इज 40 किलोमीटर और by 1 आवर। तो क्या ये 40 का रेशो आ रहा है? x2 by y2 कितना है? 80 किलोमीटर अपॉन 80 किलोमीटर अपॉन 2 आवर। तब क्या रेशो आ रहा है? 40 और x3 by y3 कितना है? 120 किलोमीटर by 3 आवर। तो क्या रेशो है? और x4 by y4 यदि अब तो ये 240 किलोमीटर हो गया और 6 आवर। तो क्या रेशो? क्या सभी में एक ही रेशो आ रहा है? और अगर वो चीज जो आ रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या आ रही है? यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर। फिर से समझो, इफ x1 by, सही है, x1 by y1 इज इक्वल्स टू x2 by y2। अगर तुमको कहीं ऐसा मिल जाए देन इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तब क्या कहोगे? x1 by y1 अगर इसका मिल जाए देन इसे क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट इज कॉल्ड या इट इज केस ऑफ, इसे क्या कहेंगे? इट इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर ज्यादा बच्चे कहीं कैंपिंग में गए हैं तो क्या उनके लिए ज्यादा खाना चाहिए? यस सर। और कम बच्चे हैं तो कम खाना चाहिए। तो ये केस किसका हुआ? डायरेक्ट प्रपोर्शन का हुआ। ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो क्या और चीजों का भी बढ़ेगा? तो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या तुमको यहाँ ऐसा लग रहा है हियर x1 by y1 is x2 by y2, it is x3 by y3 और ये x4 by y4, so it is a case of डायरेक्ट प्रपोर्शन। चेक करो, अगर तुमसे ये कोई कह दे कि 1.5 आवर में कितनी डिस्टेंस चलेगा और कोई यहाँ ये भी बोल दे कि मान लीजिए 100 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगा, ये सवाल बढ़ गया है। तो अब तुम्हें इसे x5 मानना होगा और इसे क्या मानना होगा? x6 और y6। तो जो तुम्हारा x1 by y1 है, अगर एक प्रोपोर्शन चल रहा है तो तुम x1 by y1 को x5 by y5 से मैच करो और जो अननोन क्वांटिटी है उसका पता करो। 60। इसी x1 by y1 को इससे भी मैच करो और इसका भी पता करो। जरा देखें ये 60 बोल रहे हैं, इनकी बात सही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फॉर 1.5 आवर टाइम हाउ मच ही विल कवर, हाउ मच कार विल कवर। तो बताओ। और दूसरी चीज क्या पूछी गई है? फॉर 100 किलोमीटर डिस्टेंस हाउ मच, तुम सीधा इतनी जल्दी कैसे बता रहे हो? हाउ मच टाइम कार विल टेक। मैं दोनों निकालूं, जरा चेक करो। तो ए को देखो, एज इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो उसका ये तुम्हारी हाईलाइट है। अगर तुम इतना जान गए ना तेजस, तुमको इस चैप्टर में कुछ जानने की जरूरत है। पूरा चैप्टर इसी चलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, इसकी थ्योरी है और आखिरी क्वेश्चन भी इसी करवा देंगे। बोलो समझ में आ गई बात? तो बोलो x1 by y1 को अब क्या लिखने वाले हो तुम? x5 by y5। रितिमा वैल्यू प्लेस करो। 40 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इज इक्वल्स टू। ऊपर कुछ नहीं पर नीचे 1/2 भाई ऊपर x5 लिखना तो पड़ेगा, ये x5 लिखो और इसे 1.5 आवर
1.5 आवर को कहीं तुम 1.5 आवर तो नहीं बोल रही हो? वो भी लिख सकते हाफ आवर कितना होता है? 1.5 आवर। तो 1.5 आवर और ये किलोमीटर, यहाँ तक समझ में आ रही भाई? बोलो। आवर नीचे नीचे है तो इसको तुम ऊपर ले जाओ, जो नीचे की चीज होती है वो दूसरी तरफ कहाँ जाती है? क्रॉस तो मल्टीप्लिकेशन। लिखो 40 किलोमीटर इंटू 1.5 आवर, और नीचे क्या लिखोगे? तो दूसरी तरफ क्या बचेगा? अंशुमन। एक्स यहाँ तक तुम्हें समझ में आई बात? तो ये आवर से क्या कट जाएगा? आवर। यूनिट से यूनिट भी कंप्यूट होती है। अब 1.5 का सोनल 40 में मल्टीप्लाई करो, 15 फोर जा क्या होता है? 60 तो लिखो ही, और एक जीरो भी लगाओ और एक डेसिमल, एक डिजिट पहले डेसिमल भी लगाओ। 60 भाई 15 फोर जा 60 कर लिया, 60 जीरो लगा दिया लेकिन एक डेसिमल पहले ही लगा दिया, तो 0.0 हट जाएगा, वहां से 60 बच गया। वो कट ही गया। तो तुमको ये पता चल गया। अब इसको कंक्लूड क्या करोगे कि इन 1.5 आवर इट विल कवर 60 किलोमीटर, लेकिन आपने दूसरे का आंसर 100 बताया था। कितना? नहीं, 2.5 आवर। वो भी जरा चेक करें, सर सही सही था। सो इन 1.5 आवर इट विल कवर कितनी? 60 किलोमीटर डिस्टेंस। चलो जरा चेक करें वो भी। ये देखो, हाँ आगे बोलो फिर चित्रांश क्या लिखूं यहाँ पे? बी पार्ट के लिए भाई फार्मूला तो बताओ। 100 किलोमीटर निकालना है ना। हाँ तो- ये निकालना है। बताओ क्या लिखूं? x x1 अपॉन y1 हाँ इज इक्वल्स टू 100 पहले ऐसे ही x6 हाँ अपॉन y6 अब वैल्यू बोलो सारी। 40 किलोमीटर हाँ अपॉन 1 r इज इक्वल टू 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर अपॉन y6। अपॉन y6 है। यस सर। y6 को इसके साथ ले जाओ और इसको इसके किसे? So cross multiply. समझ कर गया। दो। 40 किलोमीटर इंटू 6 y6 और इधर किसको कर दो? 1 r इंटू इंटू 1। अब यहाँ y6 छोड़ दो और तो इसको 40 डिवाइड हो जाएगा। 40 डिवाइड बाय हो जाएगा ना? ये बात तुम्हें समझ आ गई? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे की चीज ऊपर 6 और इधर की नीचे की इधर। तो बताओ क्या लिखोगे? में इंटू 1 r अपॉन 40 0 से अब 0 कटे। जरा ये आवर आवर कटा, हाँ 0 से 0 0 से 0 कटा, अब 4 से 2 से काटो 2.5 तो ये 2 आया और ये 5 फिर काटो तो ये कह रहे हैं कि 2.5 आवर 2.5 आएगा। या 2.5 आवर। इसे क्या कहते हैं? हाफ आवर में कितने मिनट होते हैं? 30 तो क्या लिख सकते हो? 3 तरीके से लिखा जा सकता है। 2 आवर 30 मिनट्स। सो इन 2 आवर 30 मिनट कार विल कवर 100 किलोमीटर। समझ आ गया? इन अच्छा बताया चित्रांश ने। 2 आवर 30 मिनट कार विल कवर, कितना कवर करेगी? 100 किलोमीटर। अब ये देखो, अगर रेशो सेम हो, ठीक है, तो फिगर सिमिलर होते हैं। रेशो अगर सेम हो तो क्या होगा बताओ? फिर से समझिए, मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो, ये आशीष का फेस है, देख लीजिए, आशीष का फेस है और ये आशीष की फोटो है जो एक पोस्टल साइज में आई है, ठीक है। आशीष का नाम लेकर के कोई भी मैं ऐसे जनरली ऐसे बता रहा हूँ, एक कोई क्लास 8 का बच्चा है और उसका ये फोटो है, ठीक है, और इस तरीके से ये ऐसे फोटो है, सही है। हाँ। और इसमें भी क्या है? ऐसे फोटो है। ऐसे फोटो है। तो ये मुझे बताओ कि अगर ये उसका फोटो है तो यहां से यहां तक अगर ये 1/10 है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर
इनका ये चेहरा 10 सेंटीमीटर ले लो थोड़ी देर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ले लो, और ये 2 सेंटीमीटर, फोटो कितने की है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, अगर ये 1/5 है तो क्या नाक से यहाँ तक की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो भी इसमें 1/50 होगी? और इन आंख के बीच की डिस्टेंस अगर यहाँ पर जो भी होगी उसका 1/5 होगी। हर चीज प्रोपोर्शनल होगी। ये तो नहीं होगी आंख दूर बना दी, नाक ऊपर कर दी, ऐसा वैसा होगा क्या? नहीं। अगर तुम्हारी फोटो जो ताजमहल की रेप्लिका है यानी प्रतिकृति, वो ताजमहल के जैसे ही रेशो में छोटी होती चली जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? इस चीज को क्या कहते हैं? इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन 2 फिगर्स आर सेम, मान लीजिए मैंने इसकी डिस्टेंस को x1 माना और इसकी डिस्टेंस को y1 माना, तो जो अभी जमाई मत लो, अभी बिल्कुल आई ही हो, x1 by y1 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर मैं कहूं कि ये x2 है और ये y2 है, तो अगर x2 by y2 और इसे x3 by y3 कहा, इसे क्या कहा? तो x3 by y3 इसे माना, तो तुमको क्या लगता है अगर x3 by y3 10/2 है तो क्या सभी में 1/5 का रेशो होगा? 5/1 का। सो ऐसे फिगर को क्या कहते हैं? जिसमें एनी 2 पॉइंट्स आर इन सिमिलर प्रपोर्शन, इसे क्या कहेंगे? तो दीज आर, इसका मतलब है कि दैट मींस 2 फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। लिखो इस चीज को, are said to be similar। कब सिमिलर कहे जाएंगे? If the distance between two any corresponding points are in same ratio। If distance between Two corresponding. any two corresponding पॉइंट्स आर, कैसे हो बोलो अद्रित? इन सेम रेशो। तुमको सिर्फ ये बताना है अद्रित कि क्या करो, 2 ट्रायंगल दे रहा हूं अद्रित, आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, जबकि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और जब ये 2 सेंटीमीटर है, तो तुमको ये बताना है कि ABC और DEF सिमिलर है या नहीं। कैसे? रेशियो उनका सेम होगा। क्या चेक करो, क्या इसका रेशो जो AB by DE का है वो 2:1 आ रहा है क्या? चेक करो जरा। अब क्या ये मुझे बताओ BC by EF का क्या आ रहा है? सर 1:2। ये बता ही 2:2। BC की वैल्यू ही नहीं डालना ये। 2:2 बना। अच्छा ये भी 2:1 आ रहा है। Yes, sir. और ये मुझे बताओ जो AC by DF है उसका कितना आ रहा है? 2:2 बना रहा है। That is 5/2.5, तो ये भी 2:1 है, ठीक है। As the corresponding sides are in similar ratio, so these two triangles are similar। क्या कहोगे बोलो? सिमिलर हो गए। जैसे तुम्हारी फोटो सिमिलर है वैसे ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। देखो as क्या लिखे बोलो? as the ratio corresponding sides of two, जिसे तुम x1 y1 भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पर साइड्स का नाम देके लिखा है क्योंकि ट्रायंगल के केस में x1 y1 लेना थोड़ा ऑड लगता है। चलिए तो क्या लिखें? as the corresponding sides of two triangles are in same ratio, और वो रेशो क्या है? 2:1। So
triangle ABC is similar to triangle DE. ABC इसे कहते हैं is similar. इसे क्या कहते हैं? is. मेरा कहने का मतलब है कि पहला टाइगर, दूसरा टाइगर, तीसरा टाइगर, कौन कौन से टाइगर इसमें तुम्हें सिमिलर दिख रहे हैं, जबकि जो पहला डायग्राम है ए उसकी विड्थ 60-40 है। देखो 60 और 40, फोटो को तुम इलॉन्गेट भी कर सकते हो अपने मोबाइल में, लंबा भी खींच सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रेचेबल होता है। उसको एस्पेक्ट रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशो। तो तुम इसमें लेंथ इस टू ब्रेड्थ का रेशो देखो, तुम्हें वैसे दिखने में कौन कौन से सिमिलर लग रहे हैं? क्या ए, सी और डी सिमिलर लग रहा है? चेक करो फिगर। डी ए सी डी नहीं सर, आर सिमिलर, क्योंकि जो बी है उसको ज्यादा लंबा खींच दिया गया। तो क्या टाइगर, ये दोनों रेक्टेंगल तुम्हें सिमिलर एस्पेक्ट रेशो में लग रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है L1 और B1 का रेशो निकालो। 2:3. दैट इज 60 सेंटीमीटर अपॉन 40 सेंटीमीटर। अगले पेज पे इसका टेबल दिया गया है। और B का क्या दिया है? 40-20। 20. ये तो फॉर ए है। और फॉर बी देखो जरा, तो तुम्हें क्या लगता है? L2/B2 दैट इज 40-20। तो तुम्हें क्या दोनों सेम लग रहे हैं? जरा चेक तो करो, इसको 2 से डिवाइड करो। ये 3:2 है, और जबकि ये कितना है? 2:1। सेम नहीं है? इफ रेशो इज नॉट सेम देन थिंग्स आर नॉट सिमिलर। सो बोलो डायग्राम ए इज नॉट सिमिलर टू। सही है? सी का देखो जरा टेबल, सी पे क्या रेशो है? 30-20। और सी देखिए, बोलो L3/B3 बताओ। 30/20, 2/1। अब कैसा रिद्धिमा रहेगा बोलना, बताओ। क्या ये दोनों 3/2? तो तुम्हें क्या लगता है ये सिमिलर है? तो लिखो L1। ये तुमने क्यों कहा? क्योंकि L1/B1 किसके इक्वल नहीं है? इज नॉट इक्वल टू L2/B2। सही है? लेकिन ये दोनों तो इक्वल हैं। सो L1/B1 इट इज इक्वल टू L2/B2। इसलिए ए किसके सिमिलर हुआ? सी के। सी डायग्राम में ऐसा दिया है। बिल्कुल सही, L3/B3। सही है? अच्छा, अब डी का देखो जरा, 90-60 रेशो है। 3:2. 3:2. क्या वो भी सिमिलर माना जाए? 2 है। फॉर डी L4/B4 दैट इज 90/60 सेंटीमीटर। वो कितना आएगा? 3:2. 3:2। तो वो भी इसी में जोड़ लो। L1/B1 is L2/B2 is L3/B3 और L4/B4। सो कौन कौन से फिगर सिमिलर हो गए? A, C and D are Similar. सो ए, सी और डी में बने हुए चीते एक जैसे हैं, आर सिमिलर। अच्छा मुझे बताओ L2/B2 और इमेज E, क्या ये सिमिलर हैं नहीं सर, 1 B ratio और E? नहीं। कि नहीं है? नो सेंडिंग। 2:1 और 1:1 है। एक तो बिल्कुल स्क्वायर ही बना दिया ई को, जरा चेक तो करो। उस चीतों को बिल्कुल चिपका दिया और एक को रबड़ की तरह खींच दिया। कहीं चीते ऐसे होते हैं? ऐसा तो नहीं होता वो ना कोई चीता। तो दैट इज B and E are also not similar। E देखो
सॉरी L कॉमा लगा के लिखना, ये सब कॉमा लगा, कॉमन है बहुत अच्छा। 60/60 L 5/B5 क्या लिखोगे 60/60, तो 1/1 लिखो। L2/B2 is not equal to L5/B5, so B is not similar, किसके सिमिलर नहीं है, है ना। चलिए, ये जितने भी रेशो हैं इन सबको तुमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला है। किसमें बदला है, Simplest. तो अगली हेडिंग देखो, उसमें क्या लिखा है, रेशियो रेशो इन रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। चेक करो, आगे क्वेश्चन दिया है, तुमको एग्जांपल बन करके दिखाओ खुद। रेशो निकालो, पता करो कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी x1/y1 निकालो जरा, और x2/y2 सिंपल करके, और अगर सेम पाए जाएं तो क्या प्रोपोर्शनल है, ये चेक करो। सब पेज नंबर चलो इस चीज का पता करो, आया 288 सेम आ रहा है। दैट इज 3/4, और ये क्या है 72/96, तो 12 8 जा 72 और 12 9 12 6 72 और 12 96 6/8 आ गया, तो 3/4। तो लिखो, ऐसे लिखना पड़ेगा x1/y1 it is equals to x2 so both ratios क्या है आशीष, प्रोपोर्शनल, अनुपाती हैं, समानुपाती, क्या कहेंगे, इनका अनुपात समान है। फिर से समझो, अधृत ऐसे नहीं लिखता है, आप लोगों को भी अधृत जैसे लिखना है। x1:y1 डबल इज टू x2:y, इसके लिखने का ऐसा बुक में भी लिखा हुआ है, सही है, बोलो। सर ये यदि ऐसा है तो केसांग को बोला गया कि सेलिब्रेशन होने वाला है, चलो लेमोनेड बनाओ। सर हाँ, ये वाला समझ नहीं आया। x1:y1 is equal to x2:y, सर ये नहीं ऊपर वाला, इसकी जस्ट ये जो इसका रेशो है वही इसका रेशो। बुक में खोले हो पेज की नहीं, तो दिखा आपको कि नहीं, बुक कहाँ पे, दिख नहीं ले रहा किधर से। एग्जांपल में तुम्हें कैसे कर रहा हूँ, क्या है ना 60/40 नहीं ये सही है। चलो अब अगला देखो, एग्जाम्पल 2 देखिए, केसांग को क्या बोला गया, लेमोनेड बनाओ। तो बोलो ये 6 ग्लास में वो कितना चम्मच शुगर डालती है, बोलो। 6 ग्लास में वो 10 चम्मच शुगर डालती है, तो अगर उसको 12 ग्लास बनाने होंगे तो कितने चम्मच शुगर डालें, 20। क्या ये चीज प्रोपोर्शनल होगी, यस यही पूछा गया। तो अब इसको करिए आप, तो उसके पापा ने कहा 18 और ग्लास बनाओ, क्या बताया, 18 और भी। तो अब वो क्या करेगी, चलो बना ली। 30 स्पून। प्लस 18 ग्लास। मेरा कहने का मतलब ये देखो, 6 + 18
कि अगर मेरे पास 10 बाई ऐसा हो 15 बाई 10 और उसके पापा बोले 5 गिलास और जोड़ दो, तो वो ऊपर नीचे 5 जोड़ दे तो क्या सेम प्रपोर्शन रहेगा कि बदल जाएगा? सेम रहेगा। ये सबसे सही है, बोले तुरंत बोले नहीं नहीं ऐड से बदल जाएगा सर। बहुत ही बढ़िया। ये सब नहीं, सबसे पहले शिवांत ने बोला कि 15 बाई 10 तो सर 3 बाई 2 है। अब कहाँ आप 4 बाई 3 पे पहुंच गए? सर ये जितना बटर फिर से समझो, कहने का मतलब है कि 15 बाई 10 है, उसके पापा ने कहा दूने गिलास बनाओ, 30/20 होगा। तो इसने क्या किया, गिलास भी डबल कर दिए, चीनी भी डबल कर दी। एक होता है पापा ने कहा 5 गिलास और बनाओ, तो 5 गिलास पानी 5 चम्मच चीनी, दोनों 5-5 जोड़ दिए, वो ठीक रहेगा? नहीं ना, क्योंकि वो करी अलग रही थी। क्या जितने गिलास है उतने हो गए? बोले अच्छा 4 गिलास चावल, 4 गिलास चावल, 4 गिलास नमक, तो बिल्कुल ही नमकीन है, उतना नहीं जोड़, डबल करो। अगर डबल ग्लास करती हो तो 1 चम्मच नमक तो 1 चम्मच हो। मल्टीप्लाई करने से रेशो नहीं बदलता, जबकि ऐड करने से बदल जाता है। चेक कर लो, मैं करके दिखाता हूँ। इसे कितना लिखोगे? 30 बाय क्या वही रेशो आया? यस। इस चीज को लिखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो रेशो क्या होगा बताइए? बताइए। इफ इक्वल्स आर एडेड, इसमें टू न्यूमरेटर एंड denominator, then proportion changes। क्या होगा बोलो? proportion बदल जाएगा। और अगला देखो, यानी x1 बाई y1 है, और इसमें भी ये जोड़ दो और इसमें भी ये जोड़ दो, तो तुमको क्या लगता है, क्या वो x1 बाई y1 के इक्वल रह जाएगा? अब मैं ऐसा कहूं कि x1 बाई y1 है और उसी में x1 बाई y1 इंटू 2 करते चले जाओ, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कुछ बदलेगा? मर्जी को काट देना कभी। और उसी में x1 बाई y1 में किसी ने अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। If numerator and denominators are multiplied by same number or divided by, हाफ हाफ भी कर सकते हैं, ऊपर भी आधा आधा, क्या तो आधे मेहमान आ रहे हैं, आधा ही चम्मच नमक डालो, आधे ही 4 गिलास की जगह 2 गिलास चावल ले लो, सही है? सो इफ क्या लिखोगे? लिखिए इक्वल न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई किया जाए बताओ? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाई, या तो मल्टीप्लाई करो या फिर क्या करो, डिवाइड भी कर सकते हो, सही है? ओके, नाउ numerator and denominator are multiplied by equal number, तो फिर क्या होगा बोलिए? देन रेशो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? देन रेशो डज नॉट चेंज, बदलता नहीं। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। अगला देखो, अब आप इसमें बताओ, लेमोनेड बनाने जा रही है, कौन बनाने जा रही है? केसम। केसम। बताओ 6 ग्लासेस
एग्जाम्पल 2 पे आओ। लेट x क्या है, नंबर ऑफ ग्लासेस, और y क्या है, 6 ग्लासेस हैं, और y क्या है, नंबर ऑफ स्पून और शुगर, स्पून फुल शुगर। If number of glasses increases, then number of spoonful sugar increases proportionally. So this is a case of direct proportion. इतना लिखना पड़ेगा, इसी पे सारे नंबर। If number of, क्या लिखोगे, glasses increases, then number of spoonful sugar also increases. So this is a case. ये किसका केस हो गया, a case of direct proportion. अब देखो यहाँ पे x1 by y1, देखो इट इज इक्वल टू, इधर उधर ध्यान देने लगते हो तुम, जहां भी इधर उधर देखो, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे तो इधर कैसे पढ़ाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा वैल्यू फिल करो, देख लें, आज भी जांच करनी तुम्हारी। कितनी देर लग रही है इसको। हाँ बोलो। सर 6/10 हाँ, हलवे पे उसका ध्यान है। by 10 is equal to इक्वल्स टू 18/y2 18 बाई, y2। अगर 18 ग्लास उसे बनाने और, तो वो बन चुका है लेमिनेट। तो अब अगर 18 ग्लास और बनाने ना, क्या बोले हैं, 18 मोर ग्लास, तो 18 ग्लास में कितनी चीनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बोलो 6/2 क्या होता है, 10 into 18। ऐसे कैसे सिखा पाएंगे, इससे पैसा भी ले रहे हैं, इसको सिखा भी नहीं पा रहे हैं, इसका ध्यान ही हलवे पे लगा हुआ है। हो जाएगा 10 into 3। 18 by तो कितनी चीनी पड़ेगी, 30 स्पून्स 30 स्पून। तो टोटल चीनी कितनी हो गई, 30 स्पून। पहले कितनी डाली थी, पहले कितनी थी, पहले 10 और 30 और डाली। वाई चीनी थी कि नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, His father expected more people, so he asked to make the lemonade. How many spoon of sugar should she add? सिर्फ एडिंग की बात की तो कितना ऐड होना चाहिए, 30। She should add, क्या लिखोगे बोलो, she should add कितना, 30 स्पून ऑफ शुगर। बोलो है ना आसान चैप्टर कितना, यस सर। यही बेसिक सब होगा, कुछ करना ही नहीं है। हाँ जोड़ ना देना, कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक। तो सी शुड ऐड, अगर तुम समझ गए हो तो एग्जांपल 3 करके दिखाओ। example 3 और क्या, नितिन एंड हरी फाउंड ऑल example 3 ये रहा करो। हरी सी शुड बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ऐड 30 spoons of sugar 30 स्पून फुल, ऐसे नहीं आधा चम्मच डाल दिए spoon ऑफ शुगर। चल पूरा चम्मच भर के एग्जाम्पल 3 करके दिखाइए आप आशीष। नितिन और हरी, अगर उसे नितिन को 60 फीट की लंबाई की दीवार बनानी, ऊंचाई सेम रहेगी, लेकिन ये कितने फीट की दीवार बनाना चाहता है, 60 फीट। गलत सोचता है। 60 फीट, हर दीवार 10 फीट की होती है, उससे में ज्यादा लेना देना नहीं। ये फीट कितना होता है, 10 फीट, लेकिन 60 फीट लंबी बनाना चाहते हैं। अच्छा ये नितिन ऐसा करना चाहता है, और दूसरा कौन है, हरी कितने की करना चाहता है, हरी 40। हरी जगह छोटी दीवार बनाए, वो भी 10 फीट की, क्योंकि आदमी को चलने फिरने के लिए हाइट तो 10 ही की चाहिए। ये जस्ट जानकारी भी बता रहा, 40 फीट। अच्छा ये मुझे बताओ कि नितिन 3 बैग्स ऑफ सीमेंट यूज करता है, ये कितनी बोरी सीमेंट यूज कर रहा है, 3 bags 3 बैग्स। और
ये 2 ही बैग कर रहा है। नितिन सोचा देखो मेरा मकान कितना पक्का बना है, मैंने 3 बोरी सीमेंट यूज की। दोनों का 2:2 तीन है। तो क्या जितना ज्यादा करोगे दीवार बनाओगे क्या उतना सीमेंट लगेगा? यस तो सर। क्या अगर इसका प्रपोर्शन सेम रहा तो इसका मतलब दोनों की दीवार इक्वली मजबूत होगी। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट मोर लेंथ ऑफ वॉल देन यू नीड मोर सीमेंट, सो दैट इज, लिखो नितिन्स लेंथ ऑफ वॉल अपॉन नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, कितना यूज हुआ? दैट इज 60 बाई, क्या लिखोगे? 60/3 लिखोगे। तो क्या ये 20:1 है? 3 डिवाइड करो आशीष। अच्छा अब मुझे बताओ ये कौन था? हरी हरी ने क्या किया? हरीज हरी ने भी यही कहा, उसका भी 20 रेशियो नहीं होगा। लेंथ ऑफ वॉल और अपॉन नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, तो वो कितना कितना है? 40:2, क्योंकि उसने 2 बोरी सीमेंट यूज की। तो एज, ठीक है, द रेशियो ऑफ सीमेंट ऑफ टू द वॉल लेंथ इज इक्वल। तो ये नितिन की सोच गलत है। नितिन सोचा मैंने 3 बोरी सीमेंट यूज कर ली, मेरी दीवार मजबूत बनेगी, नहीं मजबूत बनेगी। रेशियो तो वही रखा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? As in both cases, जो x1 by y1 is equals to x2 by y2, the ratio of wall to cement is same, so both walls are equally strong. So both walls are equally स्ट्रॉन्ग। अगर तुम समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ। इसमें तो पता होना चाहिए कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स, है इसमें दिमाग ज़्यादा लगेगा। किसमें? किसमें? फोर्थ में। लो नंबर 4। ये इन्होंने बता दिया। इन्होंने बोला ये तो दिमाग इसमें लगेगा क्योंकि ये स्कूल वर्ड आ गया। इन योर स्कूल लो अपने स्कूल का तो सबको पता है, दूसरे के स्कूल का किसको पता? हमें नहीं पता है। अब क्या करोगे? टीचर्स 170। हाई स्कूल में तो जिसको दूसरे के स्कूल में टाका झाकी करनी हो बताएं। 4 बताओ, अगर 5 टीचर 170 स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल काउंट द नंबर ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट। ये कुछ नहीं कर सकते, इसमें है ही नहीं। से कुछ से रैंडम ले लो। देखो दैट इज नंबर ऑफ टीचर्स, क्या लिखोगे? 100 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। ये 5/170 है इन अवर स्कूल, और इसको लिख लो x1 by y1। लेट इन आवर स्कूल x2 नंबर ऑफ टीचर 10 हैं। नंबर ऑफ टीचर कितने मान लो? x2 इज इक्वल्स टू 10। तो बोलो x1 by y1 क्या हुआ? x2 by y1। उनके स्कूल में इतने टीचर, हमारे स्कूल में 10 टीचर, तो बच्चे कितने? तो दिक्कत हो गई। 172 भाई KV1 में 5 टीचर 170 बच्चे, और यहाँ हमारे स्कूल में 10 टीचर, तो बच्चे कितने? बल्कि KV1 ज्यादा बड़ा है। वहाँ मैदान का एक चक्कर लगाओ तो थक जाओ। KV2 में तो शुरू करते ही मैदान खत्म हो जाएगा। सही है। 5 से इसको किया 2, तो y2 कितना हुआ? 340। तो कितने बच्चे हो गए बताओ? 340 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल।
चलो सवाल सब एक जैसे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 करो। चलिए सर यहाँ पे तो वाइट बोर्ड है, हाँ यहाँ पे तो वाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड है, यस सर, इसमें तो ब्लैक बोर्ड। ये समझो व्हाइट बोर्ड है। तो ये तुम्हारा व्हाइट बोर्ड 7 बाई 4 फीट का है। ये कितने फीट है? 7। एक इंसान 6 फीट का होता है, उससे भी बड़ा है ये, और ये 4 फीट है। सो लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड इट इज एक्स ले लो 7 फीट, तुम एक्स ना ले लो, x1 ले लो। अब ब्रेथ लिखो, ब्रेथ ऑफ व्हाइट बोर्ड कितना होगा? क्या 4 फीट? अब तुम इसको अगर अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे तो 14 सेंटीमीटर ले लो। जस्ट यही लो, लेकिन फिट न लेके क्या ले लो? सेंटीमीटर। और इसे कितना ले लो? डबल किया है, इसको भी डबल करो। हमने कहा ना मल्टीप्लाई करने से चीजें नहीं बदलती। सो इफ वी ड्रॉ बोर्ड इन कॉपी, तो लेंथ कितनी तुमने ली? 14 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी ले ली? सोनल बताओ, हाँ बताओ। इसका डबल क्या, इसका भी, लेकिन सेंटीमीटर लो। तो 70 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। इसे x2 बोलो और इसे और चेक करो कि क्या, इसे y2 लिखो। चेक करो कि क्या x1 बाई y1, तो x1 बाई y1 कितना आया? 7 फीट अपॉन 4 फीट। क्या फीट से फीट कटा? यस सर। और x2 बाई y2 भी तो बताओ। तो 8 सेंटीमीटर। 7/4। सही है। Yes. This implies x1 by y1 is equals to x2 by y2। तो इससे क्या पता चला? Yes, the proportion of my board is, ये किसके बराबर हो गया? Same as, ठीक है, classroom board, proportion of my board, classroom board, ये सब एक ही हो गए। अगला सवाल देखें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पे आओ। ये बताओ नीलिमा 3 साल की है और हर मदर वाज 10 टाइम्स हर एज। 30 साल की। नीलिमा एज बताओ। नीलिमा की 3 years, यही तो है एट प्रेजेंट। और मदर्स एज 30। इट इज 10 टाइम्स ऑफ नीलिमा। नीलिमा's एज। इतनी बात समझ आई, 10 गुना है उसकी माँ। तो 10 गुना कितना हुआ नीलिमा की एज का? 10 into 3 is equal to 30. अच्छा बताओ नीलिमा की एज और उसकी माँ की एज में क्या रेशो है? 1:10। नीलिमा's 110. प्रेजेंट एज और मदर्स प्रेजेंट एज, तो दैट इज 1:10। ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या जब नीलिमा 12 साल की होगी, 9 साल बाद, अभी 3 की है, 12 की कब होगी? 9 years बाद, तो भी क्या ये 1:10 का रेशो होगा? बोलो। प्लस हो रहा है। अच्छा प्लस हो रहा है, 9 इनमें भी जुड़ेंगे, 9 उसमें भी जुड़ेंगे, तो सेम जोड़ने से रेशो वही रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। तो दैट इज आफ्टर 9 years नीलिमा की एज क्या होगी?
मिनिमम एज क्या हो जाएगी बोलो? प्लस 9 प्लस 3 + 9 इयर्स। 30 और आफ्टर 9 इयर्स मदर्स एज क्या हो जाएगी? 30 + 9 इयर्स। नाउ अब इनका रेशो निकालो, है ना? सो 9 इयर्स लेटर ये सब काम कर रहे हैं। 4/30 मिनिमम एज, और ये एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं? अपॉन मदर्स एज, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वो शायद मिट गया है। मदर्स एज इट इज 12 इयर्स, और ये कितना है? 39 इयर्स। तो तुमको क्या लगता है कि वो 1/10 का होगा? नो सर 4/13 को 4/13 आ रहा है 4:13 दैट इज 4 बाई, और ये सर 1/10 को तो 4/13। जब बच्चा पैदा होता है 1 साल का है, पिता 30 साल का है, 1:30 का रेशो है। वही जब बूढ़ा हो जाता है तो वो 60 साल का लड़का और 80 साल के पिता, तब क्या 1:30 रह जाता होगा? पैदा हुआ तो 1 साल का, और पिता रहे 30 साल के, अब बूढ़ा हुआ तो 30 आगे बढ़ाते चले जाओ। तो अगर ये 30 साल का तो पिता 60 साल के, तो फिर अंतर वो रेशो घटता चला जाता है। बोलो बात समझ आ गई? इतना ही रखिए। शाम की क्लास में हम क्लास